नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवल सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, रीट के नए सिलेबस में सोल साम्राज्य नाम का एक नया टॉपिक ऐड किया है। बहुत से लड़कों के मैसेज आ रहे थे कि सर इस टॉपिक की क्लास लेके आओ। तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की जो वर्तमान में पुस्तकें चल रही है, कक्षा 6, 7 और 8, इन पुस्तकों से ज़्यादातर सवाल देखने को मिलेंगे। और जो सोल साम्राज्य से संबंधित जो भी सवाल बनेगा वो आज वाली क्लास है इसी में से बनेगा। तो पूरा का पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना है। एक छोटी सी क्लास है, अगर इस छोटी सी क्लास को आप पूरा ध्यान लगाकर पढ़ते हो, समझते हो, तो मैं समझता हूँ इस टॉपिक से संबंधित जो सवाल आएगा उसका उत्तर आप आसानी से परीक्षा में दे पाओगे। तो शुरुआत करते हैं। सोल, मैं आपको बता दूं, जो सोल थे वो पहले पल्लवों के अधीन थे, पल्लवों के गुलाम थे। फिर पल्लवों से स्वतंत्र होकर सोल साम्राज्य की नींव रखी। अधिकतर जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत में ही सोल साम्राज्य की शासक था। और फिर सोल साम्राज्य में बहुत सारे शासक थे, विजयालय, राजेंद्र वगैरह। तो इन्होंने अपने सोल साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण परीक्षा के हिसाब से बनता है प्रश्न वगैरह। उरेयूर से तंजावुर तक सोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुठियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महानत थे। उरियार के सोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुठियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा कर लिया और उसने वहाँ तंजावुर शहर और निसंबू सुदिनी देवी मंदिर बनाया। अब किसने बनाया था, कौन से सोल शासक ने तंजावुर शहर का बचाव किया था? तो विजयालय ने। ये सोल शासक था विजयालय, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था और इसने एक तंजावुर शहर बसाया था और निसुंब सुदिनी देवी का मंदिर भी बनाया था। तो ये याद रखना है। इसके अलावा ये काशीपुरम के जो पल्लव शासक थे उनके अधीन थे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो दक्षिण भारत है आप मानचित्र के माध्यम से देख सकते हो। ये है, ये कोची है, ये सोल साम्राज्य। तो ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है ये लगभग सोल साम्राज्य के अधीन था। अब हम देखते हैं आगे। विजयालय जो महत्वपूर्ण शासक था सोल साम्राज्य का, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल, शक्ति और दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांडे और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। इसमें जो महत्वपूर्ण शासक एक और था, राजराज प्रथम। नोट कर लेना, जो सबसे शक्तिशाली सोल शासक माना जाता है। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि सोल वंश का सबसे प्रतापी शक्तिशाली शासक कौन था? राजराज प्रथम। इसके बाद में 985 ईसा पूर्व में राजामना और उसी ने इनमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन भी किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। तो विजयालय था, शक्तिशाली शासक था। उसके बाद में सबसे शक्तिशाली शासक था राजराज प्रथम। उसने जो सोल साम्राज्य था उसका विस्तार किया था। उसके बाद में उसका जो पुत्र था, राजराज प्रथम के जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, तो उसने अपने पिता की जो नीतियाँ थी उसको जारी रखा। उसके बाद में उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो महत्वपूर्ण है, कौन सा सोल शासक है जिसने जल सेना बनाई थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा विकास, सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है सोल साम्राज्य का? तो राजराज प्रथम। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मंदिरों के बारे में बात करेंगे। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। मैं आपको बता दूं, तंजावुर शहर का बसाव किया था विजयालय ने। याद रख, कंफ्यूज नहीं होना है। और तंजावुर मंदिर का निर्माण किया था, इस मंदिर का निर्माण किया था राजराज प्रथम ने। और गंगईकोंडचोलपुरम का बड़े मंदिर का निर्माण किया था राजेंद्र प्रथम ने। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रथम भी अपने पिता की तरह, राजराज प्रथम की तरह बहुत विस्तार किया था। ये जो मंदिर है ये गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर है, दक्षिण भारत का, सोल साम्राज्य का। आप देख सकते हो क्या है इसकी कुछ विशेषता। गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रमश पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी देखिए। तो अच्छा मंदिर है पहले समय जमाने का। अब इसके बारे में देखते हैं। सोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के क्षेत्र थे या केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। कौन कौन? पुरोहित,
मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। अब मंदिर बनेगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, सांस्कृतिक केंद्र भी विकसित होगा, तो ये बहुत बड़ा केंद्र था। तो मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। 16 कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं में गिनी जाती हैं। तो ये भी परीक्षा में आमतौर पर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक है या कौन सा ऐसा साम्राज्य है जिसमें कांस्य प्रतिमाओं का बहुत महत्व था, बहुत प्रसिद्ध था। तो ये थी कांस्य प्रतिमाएं सोल साम्राज्य में, याद रखना है। इसके अलावा आगे देखते हैं, ये देखिए कांस्य की मूर्ति है। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों द्वारा भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई के मामले में सोल साम्राज्य कैसा था? सोलों की कई उपलब्धियां कृषि में नए विकास के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी। ये शाखाएं बार बार पानी उछलती हैं, किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेष चावल की खेती के लिए आवश्यक था। आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं से 6वीं सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर कृषि शुरू हो पाई और कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। आगे देखते हैं, डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। तो कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। ये देखिए, ये जो मूर्ति है कांस्य की मूर्ति है, जो सोल साम्राज्य की महत्वपूर्ण मूर्ति मानी जाती है। ये कांस्य प्रतिमा है, कितनी सावधानी के साथ इसे अलंकृत किया गया है आप देख सकते हो। अब देखते हैं आगे, जो महत्वपूर्ण परीक्षा के हिसाब से बनेगा प्रश्न मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु के एक जलद्वार है, हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इस जरिए नियंत्रण किया जाता है। ये पानी का जो है, और पानी से खेत सींचे जाते हैं, ये देख सकते हो आप। इस माध्यम से, तालाबों के माध्यम से खेती वगैरह करना। अधिकतर दक्षिण भारत में तालाबों से बहुत सारी खेती होती है। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु का बांधा जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों को देखरेख करना और ये करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों के साथ साथ गाँव में रहने वाले लोगों इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। आगे देखते हैं, साम्राज्य का प्रशासन। सवाल इससे भी बन सकता है, महत्वपूर्ण ये है साम्राज्य के प्रशासन किसी प्रकार का संगठित था। किसानों की बस्तियां को ऊर कहलाती थी, ये परीक्षा में बन सकता है। जो सोल साम्राज्य था उस समय किसानों की जो छोटी छोटी बस्तियां थी उसे क्या कहते थे? ऊर। याद करना है, मोस्ट है। सिंचित खेती के साथ बहुत बड़े समृद्ध हो गई थी। इस तरह गांवों के समूह को नाडु कहा गया। ये नाम रखा हुआ है तमिलनाडु नाम इस वजह से ही पड़ा है, सोल साम्राज्य की वजह से। नाडु, जो छोटे गांवों का जो समूह होता था उसे कहते थे नाडु। और तमिल क्या थे? वहां पर लोग रहते थे तमिल वर्ग के, इस वजह से तमिलनाडु पड़ा, क्योंकि वो क्षेत्र था, वो तमिल क्षेत्र ज़्यादातर था। और इस क्षेत्र में जो गांवों के समूह को क्या कहते हैं? नाडु। तो किसानों की बस्तियों को क्या कहते हैं? उर। और जो गांवों के जो समूह हैं उसको क्या कहते थे? नाडु। ये याद रखना है सोल साम्राज्य में। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूल करने के कई प्रशासकीय कार्य करते थे। एक और मैं आपको बता दूं, जो स्थानीय स्वशासन वाली प्रणाली है, पंचायत समिति वाली, ये दोस्तों सोल साम्राज्य की देन है, क्योंकि सोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन का ज़्यादा ही प्रभाव देखने को मिलता है। परीक्षा में पूछे तो इससे क्या महत्वपूर्ण वर्तमान समय में हमें मिला है, तो स्थानीय स्वशासन का प्रभाव। इसके अलावा धनी किसानों को केंद्रीय सोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों के सोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरियार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी, उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। अब देखते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, ये 4 प्रकार की जो सोल साम्राज्य में 4-5 प्रकार की जो भूमियों का वर्णन है, इस टॉपिक से पिछली बार प्रश्न बना था, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से याद करना है। भूमि के प्रकार, सोल साम्राज्य में भूमि के कैसे प्रकार थे? तो चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियां थी। ये परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे मिलाने जैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है और एक भी पूछा जा सकता है। पहला है वेलन वगाई। वेलन वगाई क्या है? एक प्रकार की भूमि है। तो ये भूमि कैसी होती थी, किसको दी जाती थी? ये होती थी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, जो ब्राह्मणों की नहीं होती थी
गैर ब्राह्मणों की जो इस भूमि का जो मालिक होता था वो होता था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ये याद रखना है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरा है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय नाम से स्पष्ट है, ब्रह्मदेय यानी ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। वेलन वगैरह का मतलब होता है गैर ब्राह्मणों की किसान स्वामी की भूमि, एक एक याद रखना है। ब्रह्मदेय का मतलब होता है ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि। तीसरी है साला भोग। साला भोग मतलब साला यानी पाठशाला, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि यानी विद्यालय को भूमि दी जाती थी, वो साला भोग, साला यानी पाठशाला, इस प्रकार से आप याद रखना है। फिर आगे देवदान। देवदान नाम से स्पष्ट है, देव यानी देवताओं का दान यानी जो मंदिर वगैरह होती है उसके लिए, तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहते हैं। और पल्ली चंदनम का मतलब होता है जैन स्थानों को दान दी गई भूमि। तो ये पूरी की पूरी आपको याद रखना है। वेलन वगैरह किसे कहते हैं? गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि को, और उसका स्वामी होता है। और ब्रह्मदेय का मतलब ब्राह्मणों को जो उपहार दी गई भूमि, और साला भोग का मतलब होता है किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, और देवदान का मतलब होता है मंदिर के उपहार के लिए दी गई भूमि, और पल्ली चंदनम का मतलब होता है जैनों के लिए, जैन संस्थाओं के लिए जो भूमि दी जाती है दान, वो। तो ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है, या विद्यालय से बनेगा, या राजराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम, और 2-3 मंदिर हैं, तो इन मंदिरों से समझिए। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख वाला प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर बियोवावार दर्ज किए जाते थे। आगे देखते हैं नगरम। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी, और इनके सदस्यों के लिए जो लोग योग्य होते थे उनका नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के वो कहा जाता था। ये इस प्रकार की व्यवस्था थी। अब देखते हैं ये जो अभिलेख है सोल साम्राज्य से संबंधित, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन तो भी एक बार देख लेते हैं अभिलेख, सवाल बन जाए तो बन जाए। अभिलेख उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की एक ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए, उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उसे प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ये विशेषता आपको याद रखनी है कि सभा की सदस्यता के लिए सोलकालीन जो अभिलेख मिला उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार क्या विशेषता है, ये याद होनी चाहिए। ये उम्र याद होनी चाहिए आपको 35 से 70 वर्ष के बीच में, ठीक। और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 साल में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। आगे देखते हैं। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी में तमिल पेरिया पुराणम से एक उद्धरण है। क्या उद्धरण लिखा हुआ है? ये बड़ा सा उद्धरण है जो आपके लिए कोई खास नहीं है, हालांकि पाठ पूरा हो गया है। तो इसमें हमने क्या महत्वपूर्ण पढ़ा था इसके बारे में एक बार देखते हैं। तो विजयालय था, इसने विस्तार किया था। फिर उसके बाद में राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक था। फिर उसके बाद में राजेंद्र प्रथम, इसने गंगा के तटवर्ती क्षेत्र या श्रीलंका वाला क्षेत्र हो इस पर विजय हासिल की थी। गंगेकोट, चोलपुरम और तंजावुर जैसे नए मंदिरों और शहरों की स्थापना की। और इसके अलावा जो भूमि थी वेलन वगैरह क्या थी? गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि। और इसके अलावा जो ब्रह्मदेव क्या थी? जो ब्राह्मणों को दी गई दान में भूमि। पल्लवदेव क्या थी? तो इस प्रकार से ये जितनी भी भूमि वगैरह थी सारांश रूप में हम आधे पेज में ही इसके नोट्स बना सकते हैं, और जो सवाल आएगा वो इसी में से आएगा 101% मान के चलो। इसके अलावा आपको सोल साम्राज्य को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, विश्वास रखें मेरे पर। तो कैसा लगा? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।